Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। स्टूडेंट, आज के हम लेक्चर में देखने जा रहे हैं पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर एंजाइम्स। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर जो है वो स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए, और इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये बोर्ड की एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है, इन्हें मेमोराइज़ करना है, और इसके जो एमसीक्यूज हैं उन्हें भी अच्छे से याद करना है आपने। होप सो एट द एंड ऑफ लेक्चर आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आता है तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकोगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर एंजाइम। तो स्टूडेंट, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो है डिफाइन कोफैक्टर एंड राइट डाउन इट्स फंक्शन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम कोफैक्टर की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। वगैरह कि सम एंजाइम्स कंसिस्ट सोलरली ऑफ प्रोटीन्स। कह रहे हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। अदर्स आल्सो हैव अ नॉन प्रोटीन पार्ट नाउन एज कोफैक्टर। तो इसका मतलब है कि कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। वो यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि कुछ एंजाइम्स तो ऐसे होते हैं जो कि प्योर सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके प्रोटीन पार्ट के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी क्या होता है, अटैच होता है, या उनको नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ऑफ एंजाइम का, उसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स? कोफैक्टर का। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन, इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। कह रहे हैं कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, ये एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो एंजाइम अपना जो कैटालिसिस प्रोसेस जो होता है, जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए होता है, वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। सेकेंड, द कोफैक्टर यूजुअली एक्ट एज ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एंजाइम वर्किंग कैसे करते हैं कि एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिव साइट होती है, उसके ऊपर आके क्या बाइंड होता है, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, और एंजाइम उसे कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो कोफैक्टर है ना, ये यूजुअली एक्ट एज ब्रिज। बाज़ औक़ात कोफैक्टर एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, मतलब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को मिलाने के लिए वो एक एज अ ब्रिज भी काम करता है, ताकि सबस्ट्रेट प्रॉपर्ली बाइंड हो जाए किसके साथ, एंजाइम के साथ, और कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। थर्ड, समटाइम द कोफैक्टर प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी हेल्पिंग टू ड्राइव रिएक्शन विच वुड अदरवाइज बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ये जो कोफैक्टर है, ये एंजाइम्स को केमिकल एनर्जी के सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, ताकि एंजाइम अपना केमिकल रिएक्शन क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। अगर कोफैक्टर उसको केमिकल एनर्जी के रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो एंजाइम कभी भी अपनी जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो नहीं कर पाएगा। तो 3 फंक्शन है। पहला, कोफैक्टर एसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। सेकेंड, कोफैक्टर एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। थर्ड जो है वो कोफैक्टर प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर द रिएक्शन ड्राइविंग ऑफ द एंजाइम। वो कोफैक्टर होता क्या है खुद, ये नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ क्या होता है, एंजाइम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ एक्टिवेटर। ये सवाल बहुत दफ़ा आ रहा है लास्ट कुछ ईयर से कि एक्टिवेटर क्या होता है। तो स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नाउन एज एक्टिवेटर। कह रहे हैं कि हमारे पास एक्टिवेटर भी एक कोफैक्टर ही है, लेकिन ये डिटैचेबल कोफैक्टर है। ये क्या करता है, ये आता है और रिएक्शन को जस्ट क्या करता है, स्टार्ट करता है, रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्टिवेटर है। तो इसकी डेफिनेशन आपने स्टूडेंट्स क्या याद रखनी है, द डिटैचेबल कोफैक्टर इज नाउन एज एक्टिवेटर। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर ये हमारे पास क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं। ये डिटैचेबल कोफैक्टर जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं। इनऑर्गेनिक आइंस कौन कौन से आपको नज़र आ रहा है, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह। तो ये जो इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर होते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। और इनका काम जस्ट एंजाइम को क्या करना होता है, एंजाइम के एक्शन को आके क्या करवाना होता है, एक्टिवेट करवाना होता है जस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर हम स्टूडेंट्स कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो ये क्या है, ये कोफैक्टर की ही टाइप्स के अंदर आते हैं, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप की।
कह रहे हैं कि इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बाउंडेड इट इज़ नाउन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। आपको पता है कि स्टूडेंट्स एंजाइम्स तो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं, और हमने उस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या नाम दिया हुआ है, कोफैक्टर। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ कोवलेंटली बाउंडेड है, कोवलेंटली जुड़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब एग्जांपल यहाँ पे किस चीज़ की दी गई है, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है, तो जो हीम होता है वो कोवलेंटली बाउंड होता है किसके साथ, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ, तो इसलिए इसको एग्जांपल के तौर पर लिया जाता है किसकी, प्रोस्थेटिक ग्रुप की। अब उसके बाद है कोएंजाइम, कह रहे हैं कि इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट इट इज़ नाउन एज क्या, कोएंजाइम। तो आपने सिंपल क्या याद रखना है कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर, अगर तो वो कोवलेंटली बाउंडेड है विद एंजाइम्स मतलब प्रोटीन पार्ट, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच्ड है विद क्या, प्रोटीन पार्ट मतलब एंजाइम, तो उसको क्या नाम देंगे, कोएंजाइम। अब कोएंजाइम की एग्जांपल्स क्या हैं, NAD, FAD और स्टूडेंट्स क्या, वाइटामिन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। ये सवाल बहुत दफ़ा बोर्ड के अंदर आया हुआ है, इसको अपने अच्छे से समझना है कि एपो एंजाइम क्या होता है और होलो एंजाइम क्या होता है। पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एपो एंजाइम की। कह रहे हैं कि एन एंजाइम with its coenzyme और prosthetic group removed is designed as apoenzyme। कह रहा है एक ऐसा एंजाइम जिसका हमने क्या रिमूव कर दिया हो, उसके साथ जुड़ा हुआ या तो कोएंजाइम या तो उसके साथ जुड़ा हुआ प्रोस्थेटिक ग्रुप हमने क्या कर दिया हो, रिमूव कर दिया हो, तो वो जो एंजाइम पीछे बचेगा दैट एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। और स्टूडेंट डेफिनेटली सी बात है, अगर आपने उस एंजाइम का कोफैक्टर मतलब उसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब वो एंजाइम इनएक्टिवेटेड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एपो एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जिनमें से क्या रिमूव किया गया होता है, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया गया होता है। और इसकी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या हैं, पेप्सिनोजिन एंड ट्रिप्सिनोजिन। आपको पता है कि पेप्सिनोजिन जो है ये गैस्ट्रिक जूस में होता है और ट्रिप्सिनोजिन जो है ये हमारे ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है फ्रॉम पेंक्रियास थ्रू पेंक्रियाटिक जूस। अब अगर हम बात करें होलो एंजाइम की, तो होलो एंजाइम के बारे में वो क्या कह रहा है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम। मतलब एक ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका प्रॉपर कोफैक्टर बाइंड है और वो एक्टिवेटेड भी है एंजाइम, तो दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम। और इसकी एग्जांपल क्या स्टूडेंट, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एंजाइम जिसका आप कोफैक्टर रिमूव कर दो वो इनएक्टिव हो जाता है, तो दैट काइंड ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। और एक ऐसा एंजाइम जिसके साथ उसका प्रॉपर्ली कोफैक्टर अटैच्ड है तो वो एंजाइम एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो दैट एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। होप सो यू क्लियर द क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, वाई सम एंजाइम्स सिक्रीट इन देयर इनएक्टिव फॉर्म, कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं ग्लैंड्स से, कुछ एंजाइम्स तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज़ किए जाते हैं और वो आते साथ अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, वो रिलीज़ होने के बाद आके एक्टिव होते हैं और अपना काम करते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो एंजाइम्स जिन्हें इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है उन्हें क्यों इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, उनकी वजह से क्या ऐसा जो हार्मफुल इफेक्ट आता है कि उनको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है। तो वो बता रहे हैं कि सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ़ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। कह रहे हैं कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें एक्टिवली फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाए, अगर उनकी जो सही एक्टिव फॉर्म है अगर उनको उस फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाए विद इन द सेल्स ऑफ ग्लैंड्स, तो वो पोटेंशियली क्या होते हैं, वो डैमेजिंग कर देंगे, वो उसी सेल को डैमेज कर देंगे जो सेल इनको क्या कर रहा होगा, मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। इसीलिए उन एंजाइम्स को मजबूरन किस फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनकी इनएक्टिव फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है। वो एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है पेप्सिन। पेप्सिन हमें पता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स इसको इसी फॉर्म में मैन्युफैक्चर करें तो ये क्या करेगा, ये उसी सेल्स के ऑर्गेनेल्स को क्या करेगा, खा जाएगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स इस खतरे से बचने के लिए इसे मैन्युफैक्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या, पेप्सिनोजिन। फिर इसे वो सिक्रीट कर देते हैं स्टमक के अंदर,
जब वो स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है और ऊपर से जब प्रोटीन पार्ट ऑफ फूड आता है, तो बजाय ये पेप्सिन किसको खाने के, सेल्स को खाने के, ये किसे खाना शुरू कर देता है, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। अगर इसी पेप्सिन को सेल्स के अंदर एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता तो ये सेल्स को खा जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ़ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। और इसकी एग्जाम्पल आपने क्या याद रखनी स्टूडेंट्स, पेप्सिन। और पेप्सिन को किस फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है, पेप्सिनोजिन की फॉर्म में। और जब ये सिक्रीट होता है स्टमक के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ये स्टूडेंट सवाल अलग से बोर्ड में आता है, कोई से भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट वो है ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलोप्रोटीन। ये तो हम जानते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब हमारे पास क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। सेकेंड, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देम सेल्स बीइंग यूज्ड अप। हमें पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ये बायो कैटालिस्ट होते हैं और इनका काम होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या करना, इंक्रीज़ करना। तो कह रहे हैं कि ये इंक्रीज़ करते हैं किस चीज़ को, रेट ऑफ रिएक्शन को, विदाउट देम सेल्फ बीइंग यूज्ड अप, और ख़ुद ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। थर्ड, their presence does not affect the nature of or properties of end product। कह रहे हैं कि एंजाइम्स का काम जस्ट होने वाले केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करना है, उसकी स्पीड तेज़ करनी है, और इनकी एंजाइम्स की मौजूदगी से उस होने वाले रिएक्शन में कोई असर नहीं आता, क्योंकि एंजाइम एक्ट कर रहा होता है एज अ बायो कैटालिस्ट। वो एक बायो कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, ये जस्ट रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है। सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बननी है वो वही बनेगी, एंजाइम्स के होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट वो जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि एंजाइम इसकी स्पीड को क्या कर देता है, तेज़ कर देता है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट कुछ ईयर्स से ये लाजमी हर एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। और ये 2 तरीके से आता है, एक तो आता है व्हाट इज़ एंजाइम टू एंजाइम चेन, या ये आता है कि व्हाट इज़ फीडबैक इनहिबिशन। लेकिन आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर यही लिखने हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि इन सर्टन केसेस एंजाइम एक्ट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन in a particular order to complete a metabolic pathway such as respiration और photosynthesis। कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एंजाइम सीरीज़ में काम करते हैं। सीरीज़ में काम करने से क्या मुराद अभी बताता हूँ मैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी हैं जिनके अंदर एंजाइम्स को सीरीज़ में काम करना पड़ता है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस का अगर हम बात करें, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, तो स्टूडेंट हम फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल होते हैं। पहले लाइट रिएक्शन होता है जिसमें NADPH और क्या बनता है, ATP, और बाद में ये NADPH और ATP जो है ये डार्क रिएक्शन में जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स कर देते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो स्टूडेंट वो बता रहा है कि ये जो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन है। एक क्या है ये, सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स और डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स आपस में क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स के लिए क्या होती है, सबस्ट्रेट होती है। फिर वो डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स होते हैं वो उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट में। इस तरह ये जो रिएक्शन, कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर एंजाइम्स को एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस के तौर पे क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आगे वो क्या बता रहा है, द सक्सेसिव एंजाइम्स containing these reactions are normally present together in a precise order of reactions such that substrate molecules can be literally handed on from one enzyme to other forming an enzyme to enzyme chain। कह रहे हैं कि इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, वही बात कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और वो जो एंजाइम प्रोडक्ट बनाता है वो नेक्स्ट एंजाइम के लिए क्या होती है, सबस्ट्रेट होती है। देन वो उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर, फिर वो नेक्स्ट एंजाइम के लिए एज अ क्या होती है, सबस्ट्रेट होती है। इस तरह ये एंजाइम क्या करते हैं, एक चेन की फॉर्म में काम करते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, एंजाइम टू एंजाइम चेन। इन दिस वे द प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्टेप इन पाथवे आर ट्रांसफर टू एंजाइम कैटालाइज द नेक्स्ट स्टेप। वही बात उसने की है, आपको जैसे नीचे नज़र भी आ रहा है कि ए इनिशियल सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, बी के अंदर। अब जो एंजाइम 2 है उसके लिए जो बी है वो सबस्ट्रेट है और उसका सी प्रोडक्ट है,
जो एंजाइम 3 है उसके लिए जो C है वो सबस्ट्रेट है और D क्या है, प्रोडक्ट है। इस तरह जो एंजाइम 4 है उसके लिए D सबस्ट्रेट है और E उसकी क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरह ये जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंजाइम्स टू एंजाइम्स चेन। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन एक्टिव साइट एंड मेंशन इट्स रीजन। कह रहे हैं कि एक्टिव साइट क्या होता है और उसके रीजन्स कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स मैं बार बार एक लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एंजाइम्स के साथ आके क्या बाइंड होता है, सबस्ट्रेट, और वो एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो स्टूडेंट एंजाइम के अंदर वो पर्टिकुलर प्लेस, एंजाइम के ऊपर वो पर्टिकुलर साइट जिसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट react with each other through a definite charge bearing site of an enzyme called active site। कह रहे कि एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और वो दोनों जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं वो एक स्पेसिफिक चार्ज बेयरिंग साइट होती है, उसके ऊपर करते हैं। उस चार्ज बेयरिंग साइट को स्टूडेंट्स क्या नाम दे रहे हैं, एक्टिव साइट। इसको चार्ज बेयरिंग साइट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट क्या होता है, अटैच होता है, बाइंड होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चार्ज बेयरिंग साइट ऑन एंजाइम एट विच सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड, जिसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, एक्टिव साइट। अब कह रहा है कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है ना, इसके दो रीजन्स होते हैं, 2 डेफिनेट रीजन्स। पहला रीजन इसका होता है बाइंडिंग साइट और दूसरा इसका रीजन क्या होता है, कैटालिटिकल साइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। एक्टिव साइट्स के कितने रीजन्स हैं, 2। पहला कौन सा, बाइंडिंग साइट, और दूसरा कौन सा, कैटालिटिकल साइट। अगर हम बाइंडिंग साइट की बात करें तो एज नेम इंडिकेटेड द बाइंडिंग साइट हेल्प्स द एंजाइम्स इन द रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ अ प्रॉपर सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट जाहिर सी बात है, सबस्ट्रेट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एंजाइम ने अपना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अपने साथ बाइंड करना होता है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो वह कह रहे हैं कि बाइंडिंग साइट इस चीज़ में हेल्प करती है कि एंजाइम के साथ उसका अपना सबस्ट्रेट बाइंड हो, ना कि कोई और सबस्ट्रेट यहाँ पे आके अटैच हो जाए। तो बाइंडिंग साइट का फंक्शन क्या होता है, रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ अ प्रॉपर सबस्ट्रेट। अगर हम बात करें अब कैटालिटिकल साइट की, तो ये क्या करती है, दिस रिएक्शन एक्टिवेट द कैटालिटिकल साइट। अब ये कैटालिटिकल साइट क्या करती है, एक्टिवेटेड कैटालिटिकल साइट कैटालाइज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो कैटालिटिकल साइट ने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है किसको, सबस्ट्रेट को, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर। रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ अ प्रॉपर सबस्ट्रेट, ये किसने करवाना होता है, बाइंडिंग साइट ने, और उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किसने करवाना होता है, कैटालिटिकल साइट में। और ये दोनों साइट्स, दोनों रीजन्स किसके ऊपर होते हैं, एक्टिव साइट के ऊपर होते हैं। और एक्टिव साइट किसके ऊपर होती है, एंजाइम्स के ऊपर होती है, जिसके ऊपर आकर पर्टिकुलर क्या अटैच होता है, सबस्ट्रेट अटैच होता है। होप सो यू क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एम.एल. फिशर प्रपोज अ लॉक एंड की मॉडल टू विजुअलाइज द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरेक्शन। कह रहे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एम.एल. फिशर था, उसने लॉक एंड की मॉडल पेश किया था ये बताने के लिए कि एक एंजाइम एक्शन कैसे करता है, कि एक एंजाइम किस तरह सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। अब उसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एज वन स्पेसिफिक की, एक खास चाबी, कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक, वो एक खास ताला खोल सकती है। इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन सबस्ट्रेट इनटू क्या, प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि जिस तरह एक खास ताला जो है वो एक खास चाबी से खुलता है, इसी तरह एक खास एंजाइम जो होता है उसका एक खास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, जो उसके साथ बाइंड होता है और कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैंने बोला पेप्सिन, और मैंने आपको बताया था कि पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसका काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। अब पेप्सिन एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी, तो वहाँ पे आकर अगर प्रोटीन जोड़ेगी तो वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। लेकिन अगर इस पेप्सिन के साथ आप कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ दो तो वो कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। वो उसके साथ जब बाइंड होता है तभी वो एंजाइम उसे कन्वर्ट कर पाता है किसके अंदर, प्रोडक्ट में। इसी तरह एक ताले की एक चाबी होती है, वो ताला सिर्फ उसी चाबी से खुलता है। होप सो यू क्लियर। अब आगे वो क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल the active site is a rigid structure. There is no modification or flexibility in the active site before, during or after the enzyme action,
एंड इट इज़ यूज ओनली एज टेम्पलेट। कह रहे कि लॉक एंड की मॉडल ने एक गलती कर दी थी, एमएल फिशर से एक गलती हुई थी, और एमएल फिशर से गलती ये हुई थी, उसने कहा था कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जिस तरह की एक्टिव साइट होती है उसी तरह का सबस्ट्रेट अगर आके इसके ऊपर बाइंड होगा, उसी नेचर का आके अगर सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड होगा तभी प्रोडक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। उसने कहा था कि फिक्स्ड एक्टिव साइट, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो रिजिड स्ट्रक्चर है। और बाद में ये बात साबित हुई थी कि ये बात इसकी गलत थी, एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डिफाइन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है? ये किसने पेश किया था? होशलैंड प्रपोज इट्स मॉडिफाइड फॉर्म, दिस इज नाउन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है कि जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ना, ये लॉक एंड की मॉडल की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो हम क्या लिखेंगे कि होशलैंड प्रपोज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या? लॉक एंड की मॉडल, दिस इज नाउन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इसकी स्टेटमेंट क्या थी? कह रहे कि ही आर्ग्यू दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम, कि जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर जुड़ता है, इट इंड्यूस चेंजेस इन एंजाइम स्ट्रक्चर। द चेंज इन स्ट्रक्चर एनेबल द एंजाइम्स टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टिवली। कह रहे कि जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर बाइंड होता है ना, तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर कुछ क्या करता है? चेंजेस करता है। जब उस एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अंदर क्या आती हैं? चेंजेस आती हैं, तब उस एंजाइम्स की कैटालिटिकल साइट क्या होती है? एक्टिवेट होती है, और उसको वो कन्वर्ट करती है किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि एंजाइम की एक्टिव साइट फिक्स्ड है, उसके ऊपर आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा उसी शक्ल का तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं है। कह रहे कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ना, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। जब उसके ऊपर आके क्या जुड़ता है? कोई सबस्ट्रेट जुड़ता है, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ी सी क्या आती है? चेंजेस आती हैं उसको प्रॉपर फिट करने के लिए। जब वो उसके ऊपर पूरा एडजस्ट हो जाता है बाय चेंजेस, फिर वो अपनी कैटालिटिकल साइट को क्या करता है? एक्टिवेट करता है और कन्वर्ट कर देता है उसको किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। होप सो यू क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ एंजाइम कंसंट्रेशन इफेक्ट्स द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। स्टूडेंट ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है अपनी बुक के अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, तो उसमें सबसे पहला जो है वो आपने ये पढ़ा था एंजाइम कंसंट्रेशन, कि एंजाइम कंसंट्रेशन किस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम का उस पर अफेक्ट होती है। तो बता रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कह रहे कि जो एंजाइम कंसंट्रेशन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी एंजाइम रिएक्शन में, ठीक है, किसी भी एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन में, अनलेस कि जो सबस्ट्रेट है वो अनलिमिटेड होना चाहिए, मतलब सबस्ट्रेट की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो आप जितना ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? तो वो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट unlimited substrate concentration. If the amount of enzyme is increased by twofold, the reaction rate is double. जितना एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? कह रहे बाय इंक्रीज द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स टेक प्लेस, more active sites will convert the substrate molecule into products in the given period of time. After a certain limiting concentration, the rate of reaction will no longer depend on the upon this increases. वो कह रहा है कि अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट्स क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट्स क्या होगी? ज़्यादा, उतना सबस्ट्रेट उसके साथ ज़्यादा क्या होगा? बाइंड होगा, उतना हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा। लेकिन बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ, इसमें एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड। कह रहे हैं कि अगर सबस्ट्रेट की लिमिटेशन आ गई तो रिएक्शन मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि जब सबस्ट्रेट ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बात है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो वो इंक्रीज़ होने की बजाय वहीं भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस, बट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मस्ट बी अनलिमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफेक्ट्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो सेकंड सवाल ये कह रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर है। कह रहे हैं कि एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कह रहे हैं जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी, द रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
सबस्ट्रेट अवेलेबल, वही बात कह रहा है कि अगर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन की अवेलेबिलिटी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, अगर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आएगी कंडीशन आएगी उसके अंदर एंजाइम्स की भी आएगी कि यहाँ पे एंजाइम्स हमारे पास क्या होने चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए। अगर एंजाइम ज़्यादा है और सबस्ट्रेट भी ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, अगर एंजाइम्स कम है और सबस्ट्रेट भी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब आगे कह रहे हैं कि इफ़ द एंजाइम कंसनट्रेशन इज़ केप्ट कांस्टेंट, कह रहे हैं कि अगर हम एंजाइम की कंसनट्रेशन एक लिमिटेड कर दें एंड द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज़ इंक्रीज, और सबस्ट्रेट को बढ़ा दें तो क्या होगा, अ पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन अ फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर। तो स्टूडेंट होगा ये, मैंने बोला कि एंजाइम्स को मैंने एक लिमिटेड कर दिया, मैंने पास 10, लेट्स सपोज मैंने 10 एंजाइम रखे और मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो शुरू में तो स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास 10 एक्टिव साइट्स तो अवेलेबल है ना, तो शुरू में जो 10 सबस्ट्रेट होंगे वो फटाफट जाके एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज़। लेकिन जब वो 10 एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स क्या हो गई, फिल हो गई, अब मज़ीद एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन मेरा जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा। अब मज़ीद रिएक्शन जब इंक्रीज़ नहीं होगा तो स्टूडेंट इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। तो यहाँ पे बता रहा है दिस इज़ बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड एंड फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। क्लियर, एंजाइम कंसंट्रेशन को अगर आप लिमिटेड कर दो और सबस्ट्रेट आप बढ़ा दो तो क्या होगा, शुरू में रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज, बट आफ्टर सर्टन लिमिट ऑफ टाइम जब तमाम एक्टिव साइट्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगी तो मज़ीद रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव साइट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे हो कि एक तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एक तरफ हमारे पास रेट ऑफ क्या रिएक्शन है। अब वो क्या बता रहा है, अब आप देख रहे हो कि अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, अगर एक ग्राफ नीचे को आएगा इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, ऐसे ही। अब आपने और से देखना है, अब यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिखाए गए, रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी। पहले हम रिएक्शन ए की बात करते हैं। लेट्स सपोज रिएक्शन ए में क्या था, मेरे पास 20 एंजाइम्स थे और मेरे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड थे। आप देख रहे हो कि शुरू में ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है, ये लाइन ऊपर जा रही है, लेकिन एक टाइम आया कि ये लाइन मज़ीद ऊपर नहीं गई, ये बिल्कुल सीधी हो गई। मैं ए की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि जब ये लाइन मज़ीद ऊपर नहीं गई, बिल्कुल सीधी हो गई, तो वो जो 20 के 20 एंजाइम्स से उनकी एक्टिव साइट्स क्या हो गई, फिल हो गई। तो ये जब ए वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, इसका मतलब है कि ये कौन सा पॉइंट होगा, सैचुरेशन पॉइंट। अब हम बी की बात करते हैं। मेरे पास लेट्स सपोज 10 एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन देखो आप इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो बी वाली लाइन भी बिल्कुल सीधी हो गई है। इसका मतलब है कि वो 10 एंजाइम्स की एक्टिव साइट यहाँ पे आके फिल हो गई हैं। अब मज़ीद एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है तो मज़ीद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर आप सबसे नीचे पढ़ो जहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल। फिर आगे जाके लिखा हुआ है एक्टिव साइट ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड, एंजाइम इज सैचुरेटेड। ये वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ए और बी लाइंस तकरीबन सीधी होने के करीब जा रही हैं, ठीक है। जब ये बिल्कुल सीधी हो जाएंगी इसका मतलब है कि तमाम एक्टिव साइट्स क्या हो गई हैं, फिल हो गई हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। अगर हम बात करें डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की, कि डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स क्या होता है, तो स्टूडेंट हम उस चीज़ को डीनेचर बोलते हैं जो कि अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन लॉस कर चुकी हो, चीज़ जो चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। कह रहे हैं कि व्हेन टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेल्सियस, कह रहे हैं हमें पता है कि एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कह रहे जब ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता है, द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीजेज विच मेक अप द एंजाइम मॉलिक्यूल। तो वो एंजाइम जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है उनकी वाइब्रेशंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इफ़ द वाइब्रेशन बिकेम टू वायलेट, अगर ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एटम आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटीज़ लॉस, तो उस बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ऑफ एटम्स की वजह से एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, एंड द एंजाइम इज सेड टू बी
डी नेचर्ड, और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, डी नेचर्ड। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो एटम्स की वाइब्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम अपना ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या कर देता है, लॉस कर जाता है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ डज स्लाइट एंड लार्ज चेंज इन पीएच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहे हैं कि जो स्लाइट चेंज इन पीएच है और जो लार्ज चेंज इन पीएच है, ये किस तरह से एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। हमें पता है स्टूडेंट कि टेम्परेचर और पीएच ये दो एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं जो कि एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर प्रॉपर टेम्परेचर है और प्रॉपर पीएच है तभी एंजाइम अपना प्रॉपर काम करता है। अगर अदरवाइज अगर पीएच या टेम्परेचर में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो एंजाइम डी नेचर हो जाता है, वो काम नहीं करता अपना। अब यहाँ पे वो सिर्फ स्पेसिफिकली पीएच के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर एक एंजाइम है उसकी पीएच है 2, जैसे पेप्सिन है, अगर उसकी पीएच में स्लाइट चेंज किया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, और अगर उसकी पीएच में लार्ज चेंज आया तो क्या इफेक्ट आएगा। तो पहले हम स्लाइट चेंज की बात करते हैं। कह रहे हैं कि अ स्लाइट चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट। कह रहे हैं कि अगर स्लाइट चेंज आता है ना पीएच के अंदर, तो जो एक्टिव साइट्स के ऊपर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, उनकी आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन से मुराद उनके ऊपर आयन्स आ जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मोरएवर इट मे अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट की आयनाइजेशन के साथ साथ सबस्ट्रेट की भी क्या हो सकती है, आयनाइजेशन हो सकती है। अंडर दीज चेंज्ड कंडीशंस एंजाइम एक्टिविटी इज आइदर रिटार्डेड और ब्लॉक्ड कंप्लीटली। अब जब एक्टिव साइट्स के एंजाइम्स जो हैं, एक्टिव साइट्स के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स हैं, अगर उनकी आयनाइजेशन हो जाए और सबस्ट्रेट के अंदर जो एटम है अगर उनकी आयनाइजेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है और जो हमारा रिएक्शन होता है वो भी कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ब्लॉक। तो हम ये कह सकते हैं कि स्लाइट चेंज इन पीएच की वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन होती है किनकी, अमाइनो एसिड्स ऑफ एक्टिव साइट्स की या किसकी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो एंजाइम एक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सट्रीम चेंज इन पीएच की, तो अगर एक्सट्रीम चेंज इन पीएच आती है तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉज द बॉन्ड्स इन द एंजाइम्स टू ब्रेक। तो जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और एंजाइम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। स्लाइड चेंज में एंजाइम डीनेचर्ड नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम चेंज के अंदर एंजाइम्स के डीनेचर होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 100% ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन इनहिबिटर्स एंड मेंशन देयर टाइप्स। अगर स्टूडेंट्स हम इनहिबिटर्स की बात करें तो एज नेम इंडिकेटेड इनहिबिट, इनहिबिट का मीनिंग क्या होता है, रोकना। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कह रहे हैं कि एन इनहिबिटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। कह रहे हैं कि जो इनहिबिटर होता है ये हमारे पास क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है विच कैन रिएक्ट विद द एंजाइम, जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है जैसे सबस्ट्रेट करता है, बट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, लेकिन सबस्ट्रेट की तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। एंड दस ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंट। मतलब हमें पता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, उसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। इनहिबिटर क्या होता है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है सबस्ट्रेट की तरह, लेकिन सबस्ट्रेट नहीं होता है। ये आकर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ क्या होता है, बाइंड होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो इनहिबिटर होता है ये आए इसी मकसद के लिए होता है कि ये एंजाइम को नुकसान पहुंचाए। तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है टेम्परेरीली या क्या, परमानेंट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, पॉइजन, जो जहर होता है उससे डेथ इसी वजह से होती है कि हमारे सारे के सारे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होते, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। लाइक साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये भी इनहिबिटर्स हैं, एंटीमेटाबोलाइट्स और सम ड्रग्स। इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी। इनहिबिटर्स की दो टाइप्स हैं स्टूडेंट। पहली जो टाइप है वो कौन से वाली है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, और सेकंड कौन से हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डज इरिवर्सिबल इनहिबिटर चेक द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट एज नेम इंडिकेटेड कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर ये वो इनहिबिटर होंगे जो कि एक्टिव साइट के साथ बाइंड होंगे परमानेंटली, उसके साथ स्ट्रॉन्ग कवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से वो परमानेंटली उसको एक्टिव साइट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि दे चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ना, ये एक्टिव साइट के साथ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली जाके क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं
और उसकी डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को। दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड और दे मे फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट के साथ जाके कोवलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं और उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ डज द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर न्यूट्रलाइज। तो स्टूडेंट रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड होते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं, वीक, और थोड़ी देर बाद किसी अगर हमको ड्रग वगैरह यूज़ करें, कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करें, या हमारी बॉडी अपने होम्योस्टैटिक सिस्टम को एक्टिवेट करे, तो ये इनहिबिटर वहाँ से दोबारा ब्रेक होकर उतर भी जाते हैं और एंजाइम हमारा दोबारा ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो इतने नुकसानदेह नहीं होते, वो एंजाइम को सिर्फ टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं, मैंने अभी बताया कि वो तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। खैर सवाल ये है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर के इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली और पार्शियली बाय इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ क्या, सबस्ट्रेट। कह रहे हैं कि अगर जो एंजाइम ऑक्यूपाइड, वो एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड है विद इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर, अगर हम चाहते हैं कि उस एंजाइम को दोबारा ठीक कर लें, तो हमें उस जगह पर उस एंजाइम के सबस्ट्रेट की तादाद क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। जब हम वहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो एंजाइम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दोबारा रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये है कि डिफरेंस बिटवीन कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। पहले हम बात करेंगे कम्पिटेटिव इनहिबिटर की। कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइड। कह रहे हैं कि ये जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं ना, इनकी शक्ल बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसी होती है, इसलिए इन्हें कम्पिटेटिव कहा जाता है। इनकी शक्ल बिल्कुल किस जैसी होती है, सबस्ट्रेट जैसी। एंजाइम धोखा खा जाता है, वो इसको सबस्ट्रेट समझ के अपने साथ एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर लेता है। आगे क्या लिख रहा है, बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट द कैटालिटिकल साइट। लेकिन फ़ौरन से कैटालिटिकल साइट को पता चल जाता है कि ये सबस्ट्रेट नहीं है, ये तो क्या है, इनहिबिटर है। तो कैटालिटिकल साइट एक्टिवेट नहीं होती और प्रोडक्ट नहीं बनती। तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड भी हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। कैसे बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल किससे मिलती होती है, सबस्ट्रेट से। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है क्या, मेलोनिक एसिड। अगर हम इसी के बी पार्ट की बात करें, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर की, तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो इनहिबिटर होते हैं ना, ये भी एंजाइम के साथ जाके बाइंड होते हैं, लेकिन एक्टिव साइट के ऊपर नहीं, किसी और जगह पे जाके बाइंड हो जाते हैं। दे आल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज, इन सच अ वे दैट इवन जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड द एक्टिव साइट, कैटालिसिस फेल टू टेक प्लेस। क्या कह रहे हैं कि ये जो इनहिबिटर होते हैं ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होते, ये किसी और जगह पे जाके बाइंड हो जाते हैं एंजाइम के ऊपर ही, जिसकी वजह से एंजाइम का अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, मतलब एंजाइम की शक्ल चेंज हो जाती है। लेकिन एक्टिव साइट तो खाली है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे तो नहीं जुड़ा। अगर उस एंजाइम का जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आके एक्टिव साइट पे जुड़ जाए बाद में, तो वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर ही क्या हो चुका हुआ है, चेंज हो चुका है, और उसकी नेचर ही क्या हो चुकी हुई है, चेंज हो चुकी हुई है। होप सो यू क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। इस चैप्टर का जो एमसीक्यूज़ पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी एमसीक्यूज़ आने हैं, तो आपने इसको अच्छे से देखना है, इन्हें मेमोराइज़ करना है। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, एंजाइम्स लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ। ऑप्शन ए काइनेटिक, बी पोटेंशियल, सी एक्टिवेशन, डी आयनिंग। तो हम जानते हैं ये एमसीक्यू जो आया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में से आया हुआ है। तो एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो लोअर डाउन द एनर्जी ऑफ क्या करता है, एक्टिवेशन। और एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए चाहिए होती है। सेकेंड, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज़ नाउन एज, है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम्स का, उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम, कोफैक्टर या पॉलीपेप्टाइड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है उसे क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। उसके बाद, इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट
इज लूजली अटैच्ड टू प्रोटीन पार्ट इट इज़ नाउन एज, कह रहे कि अगर कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है किसके साथ, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स के साथ, उसको क्या बोलेंगे, कोफैक्टर, कोएंजाइम, होलो एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर लूजली अटैच्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोएंजाइम, और अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाया हो तो वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट है, इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बाउंडेड टू एंजाइम इट इज कॉल्ड, वो हमसे खुद आ गया कि अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बाउंड हो किसके साथ, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्टिवेटर या एपोएंजाइम। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट कोवलेंटली बाउंड हो किसके साथ, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद है द वाइटामिन्स आर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि जो वाइटामिन्स होते हैं ये एसेंशियल रॉ मटेरियल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन ए कोएंजाइम, ऑप्शन बी एक्टिवेटर, ऑप्शन सी होलो एंजाइम एंड ऑप्शन डी एपोएंजाइम। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास कोएंजाइम्स होते हैं ये जो हैं ये वाइटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन है, एपोएंजाइम, होलो एंजाइम, कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो होलो एंजाइम होता है ये हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है। उसके बाद एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन, कह रहे कि वो एंजाइम्स जो कि होते हैं किसके अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं। हमें पता है कि एंजाइम्स अपनी स्पेसिफिक लोकेशंस पे होते हैं, जिस एंजाइम का जो काम है वो वहीं पे होगा। अगर प्रोटीन बनाने वाला है तो वो राइबोसोम में है, फोटोसिंथेसिस करने वाला है तो वो किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट में। इसी तरह अगर जो सेलुलर रेस्पिरेशन वाला है वो किसके अंदर होगा स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एमएल फिशर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच या खोशलैंड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल किसने पेश किया था, खोशलैंड ने किया था। उसके बाद लॉक एंड की मॉडल टू विजुअलाइज सबस्ट्रेट एंड एंजाइम इंटरेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, कि लॉक एंड की मॉडल किसने पेश किया था, खोशलैंड, एमएल फिशर, लॉरेंस ऑकन या रोडोल्फ विर्चू। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लॉक एंड की मॉडल था ये किसने पेश किया था, एमएल फिशर ने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज डैश स्ट्रक्चर, लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट कैसा स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, अट्रैक्टिव या रिजिड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट क्या था, रिजिड स्ट्रक्चर है। तो यही पॉइंट इस मॉडल का क्या था, गलत था। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच फॉर एंटेरोकाइनेज एंजाइम इज, कह रहे कि जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है उसकी पीएच कितनी है, 2, 4.5, 5.5 या 6.8। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम उसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 5.5, और ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करता है। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन इज, कह रहे हैं कि पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 2, 4.5, 5.5 या 6.8। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन कितनी होती है, 2। उसके बाद स्लाइवरी अमाइलेज एक्ट बेस्ट एट पीएच, स्लाइवरी अमाइलेज किस पीएच पे बेस्ट काम करता है, 4.5, 6.8, 7.2 या 8.5। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्लाइवरी अमाइलेज है इसकी जो बेस्ट ऑप्टिमम पीएच है वो क्या है, 6.8 है। उसके बाद द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम आर्जिनेज इज, कह रहे हैं कि आर्जिनेज एंजाइम की सबसे बेस्ट ऑप्टिमम पीएच कितनी है। तो स्टूडेंट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2.0, 9.5, 7.6 या 9.7। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 9.7 है ये ऑप्टिमम पीएच है किसकी, आर्जिनेज की। उसके बाद कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड इज, कह रहे हैं कि कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है किसका, सक्सिनिक एसिड का, वो कौन है, फ्यूमेरिक एसिड, मेलेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि जो सक्सिनिक एसिड है उसका कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो कौन है, मेलेनिक एसिड है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज, कह रहे हैं कि सक्सिनिक एसिड की रियल प्रोडक्ट कौन सी है, फ्यूमेरिक एसिड, मेलेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या पायरेविक एसिड। तो बात ये याद रखनी है कि जो सक्सिनिक एसिड है उसकी प्रोडक्ट फ्यूमेरिक एसिड है, मतलब उसने बनाना फ्यूमेरिक एसिड होता है, लेकिन होता ये है कि जो एंजाइम है उसके साथ सक्सिनिक एसिड जुड़ने की बजाय कभी कभी क्या जुड़ जाता है, मेलेनिक एसिड जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, और हमने इसी तरह के इनहिबिटर को क्या नाम दिया था, कम्पिटेटिव इनहिबिटर। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच फॉर एक्शन ऑफ पैंक्रेटिक लाइपेजेस,
कह रहा है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज के एक्शन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो कितनी होती है। ऑप्शन 3.0, 5.0, 7.0 या 9.0। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 9.0। एन एंजाइम रिएक्ट्स ओनली विद इट्स स्पेसिफिक, कह रहा है कि एंजाइम सिर्फ अपने स्पेसिफिक किसके साथ रिएक्ट करता है, सरफेस के साथ, सबस्ट्रेट के साथ, प्रोडक्ट के साथ या इनहिबिटर के साथ। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि एंजाइम सिर्फ अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद पॉइजन लाइक साइनाइड आर एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, इनहिबिटर या कोफैक्टेंट। तो ये जो साइनाइड्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, ये सारे किसकी एग्जाम्पल्स हैं, इनहिबिटर्स की। उसके बाद द एंजाइम विद ऑप्टिमम पीएच 5.50 इज, कह रहा है कि एक ऐसा एंजाइम जिसकी ऑप्टिमम पीएच 5.50 है वो कौन सा है, आर्जिनेज, सुक्रेज, पेप्सिन या एंटेरोकाइनेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एंटेरोकाइनेज है उसकी पीएच हमारे पास कितनी होती है, 5.50 होती है। तो राइट आंसर इज एंटेरोकाइनेज। तो स्टूडेंट ये इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज से जो बोर्ड में मोस्टली रिपीटेड आए हुए हैं, तो आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।